गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग गुप्त साम्राज्य का टॉपिक पढ़ रहे थे और गुप्त साम्राज्य के टॉपिक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक परिचय दे दिया था और परिचय देने के बाद में फिर मैंने गुप्त सम्राट के बारे में बताना शुरू किया था और उन सम्राटों के बारे में बताते हुए मैं जहां आपको ले चला था उसके अंतर्गत श्रीगुप्त की बात हो गई थी, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त की बात हो गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम की, और उसके बाद में समुद्रगुप्त की बात हो गई थी। समुद्रगुप्त की बात हो जाने के बाद फिर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ओर चलेंगे। समुद्रगुप्त का टॉपिक थोड़ा बड़ा था। सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के बारे में किस तरीके से जान सकते हैं और साम्राज्य विस्तार के तहत उसने जो विस्तार का काम किया था उसमें विस्तार के तहत उसने किसके साथ में किस तरह की नीति अख्तियार किया था। ये भी बता दिया था कि वह विस्तार की जो नीति थी उसके क्या क्या अर्थ थे, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक बच्चे ने पूछा है कि सर लिच्छवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी व्यक्ति का नाम नहीं है बेटा, लिच्छवी एक राज्य का नाम है। वो बिहार में वैशाली का इलाका है, वहीं पर लिच्छवी राज्य हुआ करता था। वैशाली उसका कैपिटल था। अमन सिंह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर आई एम विक्रांत। अच्छा विक्रांत जी, प्रिया यदुवंशी, प्रिया यदुवंशी के आईडी से विक्रांत हैं, विक्रांत दुबे। विक्रांत दुबे का हर दिन जन्म होता है। चलिए, सब लोगों को नमस्कार करता हूं, सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सबको गुड इवनिंग। और इस गुड इवनिंग के साथ फिर टॉपिक आगे बढ़ाता हूं। तो टॉपिक में हमने गुप्ता एम्पायर का टॉपिक शुरू किया था और गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत हमने ये देखा कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना है यह कि इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, जानकारी का स्रोत क्या है, इनके प्रमुख राजा कौन है, प्रमुख राजा कौन है, राजा के साथ स्वाभाविक रूप से उनके कार्य भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर इनका समाज कैसा था, समाज के बाद फिर इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था के बाद फिर हम देखेंगे कि इनकी संस्कृति कैसी थी। आज के क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के टॉपिक को खत्म कर लेंगे। जानकारी के स्रोत के तहत चलकर देखो तो आपको ये बात समझ में आए कि एक स्रोत है साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको कालिदास की रचनाएं नजर आएंगी, कालिदास की रचनाओं के बाद आप देखोगे कि आपको नजर आने को है शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम,
शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। इसके बाद विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद महाभारत। इसके बाद अमरकोश। कामंदक नीतिसार। उसके बाद आर्यभट्ट। एवं वराहमिहिर की रचनाएं। इसके बाद कामसूत्र रिटन बाय वात्सायन। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर पुरातात्विक स्रोतों की ओर चलेंगे। जब हम स्रोतों के रास्ते पढ़ते हैं तो हमें सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाता है, और जब हम ऐसे ही राजाओं के रास्ते कहानियां पढ़ते रहते हैं तो उसके रास्ते हमें सीधा क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो हम स्रोतों के रास्ते पहले पढ़ेंगे, फिर इस क्रम में जो पढ़ेंगे उसको कहानी के अंतर्गत हम पिरो लेंगे। ठीक है। तो कालिदास की रचनाओं के बारे में आप ये देखोगे कि कालिदास की कौन कौन सी रचना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहेगी। इसीलिए मैं कालिदास की रचनाओं की ओर आपको लेकर चलता हूं। कालिदास की रचनाओं में आप चलकर देखो कि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना किया है। कालिदास प्राचीन भारतीय इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सबसे महान नाटककार माने जाते हैं, और उन्होंने नाटक के अलावा काव्य भी लिखा है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि उन्होंने 3 महान नाटकों की रचना किया है। 3 महान नाटकों में एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आप थोड़ी सी कहानी आगे की पढ़ लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का हेडिंग लीजिए। आप पहले कहानी समझिए, उसके बाद इसके बारे में 1-2 बातें लिखा दूंगा। कि अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द का मतलब होता है शकुंतला की पहचान। शकुंतला एक ऋषि कन्या है। इनकी मां मेनका थी और पिता थे इनके विश्वामित्र। लेकिन माता पिता ने इनका पालन नहीं किया, बल्कि इनका पालन एक दूसरे ऋषि के आश्रम में हुआ। ऋषि कन्या जब जंगल में रह रही थी तो उसी समय वहां शिकार खेलते हुए पहुंचे थे राजा दुष्यंत। और राजा दुष्यंत
घायल हो गए थे तो उनकी सेवा शुश्रूषा किया इन्होंने। और उसके बाद में जब वह राजा होश में आते हैं फिर उनका ऋषि कन्या से प्रेम हो जाता है, दोनों के बीच में विवाह हो जाता है और फिर राजा चले जाते हैं अपने राज्य की ओर। राज्य की ओर जब चले जाते हैं तो जाते हुए वो अपनी ओर से एक अंगूठी दे के जाते हैं, मुद्रिका देकर जाते हैं, अंगूठी को ही मुद्रिका कहते हैं, कि आप हमारे राज्य में आइएगा तो आपको रास्ते में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दरबार में हम तक आपको पहुंचने दिया जाएगा यदि आप ये मुद्रिका दिखा दीजिएगा तो। इसके बाद फिर ये कहानी हुई कि राजा अपने काम में व्यस्त हो गए। एक दिन इनकी कुटिया पर ऋषि विश्वामित्र, सॉरी माफ करिए, ऋषि दुर्वासा आए। ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। यदि उनको लग जाए कि उनकी उपेक्षा हुई है तो वह तुरंत क्षुब्ध हो जाते थे और श्राप वगैरह दे देते थे। जब इनकी कुटिया पर ऋषि दुर्वासा आए तो उस समय ये राजा के स्मरण में खोई हुई थी। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के आगमन को नोटिस नहीं किया और इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने इनको श्राप दे दिया कि तुम जिसकी याद में खोई हुई हो वो तुमको भूल जाएगा। और श्राप बस राजा दुष्यंत इनको भूल गए। जब राजा दुष्यंत इनको भूल गए और इस बीच में ये गर्भ धारण कर चुकी थी, इनके पालन पोषण करने वाले पिता जब लौट कर आए इनकी कुटिया में, उन्होंने अपनी पुत्री की यह दशा देखा, उनसे पूछताछ किया कि आपके कोख में जो शिशु है उसका पिता कौन है। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी। और तब इनके जो मानस पिता थे उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बोला कि जाओ इनको राजा के पास छोड़ाओ। राजा के पास जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी से गुजरना था। नदी से गुजरते हुए इनके हाथ से अंगूठी गिर गई। अंगूठी गिर गई यानी पहचान के लिए जो मुद्रिका उन्होंने दिया था मुद्रिका खो गई। राजा के दरबार में ये लोग पहुंचते हैं और ऋषि कन्या को अपनाने का जब प्रस्ताव रखते हैं तो राजा ने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि राजा तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से ग्रस्त थे और वो भूल चुके थे सब कुछ। तो इससे ऋषि कन्या का अपमान होता है, वो लौट कर आ जाती हैं। लौट कर आ जाती हैं और उसके बाद फिर उन्होंने अपने संतान को जन्म दिया जिनका नाम है भरत। उसी भरत से महाभारत निकला। महाभारत की कथा आप पढ़ते होंगे तो उसमें आप बार बार सुनते होंगे कि हम भरतवंशी हैं। तो भरतवंशी होने का मतलब हुआ कि इस वंश की शुरुआत विश्वामित्र से हो रही है। विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं, शकुंतला भरत की माता हैं और भरतवंशी आगे हुए, वहीं से महाभारत निकला। और कुछ लोग कहते हैं कि यही भरत भारत का आधार बने। तो भारत के लिए भरत हैं या कि और कोई हैं, इसकी चर्चाएं तो खूब होते रहती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। यानी कि इसके अंतर्गत आपको मेनका मिलती हैं, विश्वामित्र मिलते हैं, इसके अंतर्गत आपको ऋषि दुर्वासा मिलते हैं, इसमें आपको शकुंतला तो मिलती ही है, ये तो मूल कैरेक्टर ही हैं, और दुष्यंत हैं, और भरत हैं। यहीं से महाभारत का आधार हुआ। तो इस कथा के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है आज तक के यूपीएससी के एग्जाम में, उसको समझिए और आगे के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। एक तो सीधा सीधा मुद्दा है कि इसके रचनाकार कौन है, तो भाई कालिदास हैं। दूसरी बात यह कि कौन सी विधा में है, तो नाटक है। उसके बाद फिर इसमें दुर्वासा ऋषि की कथा जुड़ी हुई है। शकुंतला के पति दुष्यंत हैं और पुत्र भरत हैं,
और ये महाभारत की कथा का एक हिस्सा है, महाभारत की कथा का एक हिस्सा है, इसे आप जरूर जानिए। फिर आपको यह मालूम हो कि ये ऐसा नाटक है जो बाद के काल में कई शताब्दियों तक लगातार मंचन से गुजरता रहा। दक्षिण भारत में आपको एक विशेष तरह का थिएटर मिलेगा, उस थिएटर के अंतर्गत प्राचीन साहित्य का खूब मंचन होता है। उस थिएटर को पिछले दिनों यूनेस्को का संरक्षण मिला। कुडियाट्टम इससे जोड़कर इसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनेस्को ने संरक्षण दिया, नहीं तो वो थिएटर अब जर्जर अवस्था में था, वो खत्म हो जाता। इस वजह से इसके ऊपर पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चूंकि प्राचीन परंपरा पर आधारित है, प्राचीन नाटकों का मंचन करता है, जिसमें सबसे प्रचलित नाटक यही अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावे स्वप्न वासव दत्ता वगैरह का मंचन खूब हुआ है वहां पर। दूसरी बात यह है कि शकुंतला एक ऐसे कैरेक्टर की तरह है जिनके ऊपर खूब पेंटिंग बनाई गई है। 19वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े पेंटर हुए थे राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा ने शकुंतला की पेंटिंग बनाई थी। यानी कि इस कैरेक्टर को आपको थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ा। यदि आप डिटेल में नहीं पढ़िएगा तो आप आने वाले प्रश्न को नहीं पकड़ पाइएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जितनी कहानी हमने कहनी थी हमने कह दिया। कहानी इसके आगे भी है, लेकिन हम आपको पूरी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पकड़ने के लायक कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हमारी पूरी हो गई। यही देखिए राजा हैं और यही शकुंतला है। खैर, इसके बाद फिर मालविका अग्निमित्रम, ये दूसरा नाटक इन्होंने लिखा है। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र कौन है? तो ये शुंग वंश के राजा हैं। शुंग वंश के राजा हैं। और इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक ऐसा नाटक है जो ऐतिहासिक प्लॉट पर लिखा गया है, ऐतिहासिक प्लॉट पर लिखा गया नाटक है। ये हो गया। और ये विक्रमो उर्वश्यम है, उर्वशी और विक्रमादित्य के प्रेम की कथा है। यानी फिर से इसमें एक अप्सरा आ जाती हैं और एक राजपुरुष आ जाते हैं। यानी कि उन्होंने पौराणिक कथाओं, महाकाव्य और इतिहास, इन तीनों ही विषयों पे नाटक की रचना किया है। महाकाव्य माने महाभारत, महाभारत से प्लॉट उठाया, इतिहास से प्लॉट उठाया और पौराणिक कथाओं से प्लॉट उठाया और उन्होंने नाटकों की रचनाएं की। तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कालिदास संस्कृत के ही साहित्यकार थे और भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपि कौन सी है आप ही लोग मुझे बताएंगे। कालिदास के साहित्य की लिपि कौन सी थी? मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं आपसे पूछने का हकदार हूं। बताइए, कालिदास के साहित्य की लिपि कौन सी थी? मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन पीछे छोड़ देता हूं। इसके बाद फिर मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो उर्वश्यम। खैर, इस सब का तो फोटो आपने देख लिया, नाम आपने सुन लिया, बात खत्म है। किसी बच्चे ने लिखा ब्राह्मी, उसने सही लिखा। एक ने लिखा पाली। बेटा, पाली भाषा है, लिपि नहीं है। एक ने लिखा तमिल, तमिल भाषा है, लिपि नहीं है। ब्राह्मी लिपि थी, ये सही है।
तो पाली वगैरह तुमने कैसे लिख दिया? पाली वॉज अ लैंग्वेज नॉट अ स्क्रिप्ट, वो एक भाषा थी, लिपि नहीं थी। तमिल ब्राह्मी नहीं है बेटा, तमिल ब्राह्मी में तो संगम साहित्य की रचना हुई है। तमिल ब्राह्मी आखिर क्यों होगी? कालिदास क्या तमिल क्षेत्र के साहित्यकार थे? कालिदास गुप्त काल में थे। कालिदास का केंद्र उज्जैन से पाटलिपुत्र के बीच में है, तो फिर तमिल क्यों होना है भाई? इसके बाद फिर कालिदास के काव्य की ओर चलकर देखिए। कालिदास के काव्यों में कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूतम और ऋतुसंहार है। कुमार संभवम में क्या कथा है कि शिव एवं पार्वती की संतान का जन्म कैसे हुआ, के जन्म की कथा। वो एक राक्षस हुआ करता था, आप लोग राक्षस का नाम बता सकते हैं तो बताइए, कि जिस राक्षस को ये वरदान था कि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तुम किसी देवता से नहीं मारे जाओगे, यहाँ तक कि ये जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तुम्हारी हत्या नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी हत्या शिव की संतान के माध्यम से होगी। और शिव समाधि में थे, शिव की शादी की तो कोई संभावना ही नहीं दिखती थी राक्षसों को, तो शिव की संतान का न तो जन्म होगा न वो राक्षस मारा जाएगा। वो राक्षस कौन था? भस्मासुर नहीं भैया, भस्मासुर। हिरण्यकश्यप को तो विष्णु जी मारे हैं यार, रावण को राम मारे हैं विष्णु के अवतार में, विष्णु के रामावतार में। तारकासुर, हाँ। तो ये सब तुम समझा करो, थोड़ी थोड़ी अपनी कथाओं को जाना करो दोस्त, थोड़ी थोड़ी अपनी कथाओं को जाना करो। तारकासुर, तारकासुर होगा, सही बात है, तारकासुर। उसके बाद फिर रघुवंशम, ये राम को केंद्र में रखकर रची गई रचना है। तो देखो कि कालिदास अपनी रचनाओं में प्रायः जब शुरुआत करते हैं तो शिव की आराधना करते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर चुन रहे हैं उस कैरेक्टर में एक तरफ शिव हैं और दूसरी तरफ राम भी हैं। यानी कि ये दर्शाता है कि कालिदास के अंतर्गत शैव और वैष्णव धर्म के प्रति समान तरह की आस्था थी, और ये दर्शाता है कि शैव और वैष्णव उस समय एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंध में, परस्पर प्रेम और सौहार्द के संबंध में बंधे हुए थे। फिर मेघदूतम, यहां पर कालिदास ने मेघ को अपना दूत बनाया है, जो प्रेमी प्रेमिका के बीच के संवाद के लिए जो पत्रवाहक का काम करेगा वो मेघ करेगा, मेघ करेगा, मेघदूतम। इसमें एक विरह की पूरी कथा है, एक विरह की पूरी कथा है। इनके ऊपर आगे चलकर काफी कुछ लिखा भी गया है। एक महान साहित्यकार हिंदी के हुए हैं बाबा नागार्जुन, नागार्जुन ने इस काव्य में कालिदास के द्वारा जो विरह वेदना का वर्णन किया गया है उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया कि तुम रोए थे। इंदुमती और अज दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये दोनों प्रेम करते हैं और इंदुमती की मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु के ऊपर अज विलाप कर रहा है। उस विलाप में कालिदास ने इतनी मार्मिकता भर दी है कि बाबा नागार्जुन को लग रहा है कि कहीं यह कालिदास की आत्मकथा तो नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया कि तुम रोए थे। उसके बाद में फिर ऋतु संहार, ये भी देखो तो प्राकृतिक विषयों पर ही लिखा गया है। तो कालिदास ने प्रकृति के ऊपर, पौराणिक कथाओं के ऊपर, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, ऐतिहासिक विषय के ऊपर सब पर कलम चलाया है, और
काव्य की विधा में भी और नाटक की विधा में भी। तो उस युग का सबसे प्रतिनिधि साहित्यकार किनको कह सकते हैं आप? कालिदास को। किनके दरबार में हुआ करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। दरबार में, ठीक है। कुल मिलाकर कालिदास के साहित्य के बारे में जितनी बात करनी थी हमने कर दिया। कि देखो ये सब ऐसे ही कैरेक्टर्स ही हैं, मतलब फोटो दे दिया है, मेघदूत, ऋतुसंहार और रघुवंशम। इसके बाद फिर मैं आपको इधर ले चलूं। यहां देखो, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। शूद्रक की रचना जो मृच्छकटिकम है, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। मृच्छकटिकम माने मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एक है चारुदत्त। चारुदत्त वो एक ब्राह्मण था। मैं क्यों बता रहा हूं ब्राह्मण था? तो कुछ न कुछ वजह है। मुझे किसी की वर्ण, किसी की जाति से मतलब नहीं है। चारुदत्त ब्राह्मण है, तो क्यों बताया कि ब्राह्मण है? और एक दूसरी कैरेक्टर है वसंत सेना। वसंत सेना वो नर्तकी है। नर्तकी है। इस नाटक की विशेषता में से एक है कि इसमें आम आदमी की जीवन दशा का वर्णन मिलता है। आम आदमी की जीवन दशा का वर्णन मिलता है। इसके बारे में पहले स्टोरी समझो, फिर आगे बढ़ोगे। कि गुप्त काल में बहुत तरह की किताबें लिखी गई, बहुत साहित्य लिखा गया। प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई ऐसा कालखंड नहीं है जो कालखंड साहित्य की रचना की दृष्टि से गुप्त काल की बराबरी कर सके। लेकिन इस दौर के साहित्य की कमी यह बताई जाती है कि इस दौर का साहित्य सामान्यतया सब संस्कृत भाषा में है। आम आदमियों की भाषा में साहित्य की रचना नहीं हुई है। एक दूसरी बात यह बताई जाती है कि इस साहित्य के अंतर्गत या तो पौराणिक कैरेक्टर्स आए हैं, या तो ऐतिहासिक राजा रानी आए हैं, या तो ऋतु, प्रकृति आदि का वर्णन हुआ है। आम आदमियों के जीवन को इसमें विषय नहीं बनाया गया है। जब इस युग के साहित्य की ये आलोचना हो रही हो, उसी दौर में एक नाटक ऐसा मिल जाए जिसके कैरेक्टर्स आम आदमी ही हों, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इस विषय पे कलम चलाया है। डीडी कोशाम्बी, रामसन शर्मा, डीएन झा, ये सब ये कहते हैं कि मृच्छकटिकम को छोड़कर और कोई साहित्य में आम आदमी के जीवन दशा के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो बतौर स्रोत जब हम उस युग के आम लोगों के जीवन के इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं, तो किसको अपना स्रोत बना देते हैं? तो मृच्छकटिकम को। मृच्छकटिकम इज द सोर्स ऑन अकाउंट ऑफ विच यू कैन राइट समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। आम लोगों के जीवन के बारे में आप कुछ जान पाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर इस कथा को आगे बढ़ाइए तो देखिएगा कि चारुदत्त और जो बसंत सेना है, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
लेकिन बसंत सेना को प्राप्त करने की कामना उस समय एक राज परिवार का व्यक्ति भी कर रहा था, और राज परिवार का व्यक्ति उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था। उसी जोर जबरदस्ती के क्रम में बसंत सेना मूर्छित हो गई और ये खबर फैली कि बसंत सेना मर गई। बसंत सेना की मृत्यु की जब समझ बनी उस राजपुरुष को, तो उसने सोचा कि अपनी जान बचा लेते हैं और चारुदत्त को इसकी हत्या के आरोप में फंसा देते हैं, और उसी के ऊपर आरोप लगा और उसकी गिरफ्तारी हुई। एक तो उसकी प्रेमिका मर गई और उसके ऊपर से उसी पर हत्या का आरोप लग गया, और कोर्ट में जिस तरीके के एविडेंसेस परोसे गए उससे यह सिद्ध हुआ कि चारुदत्त ही हत्यारा था, और चारुदत्त को हत्यारा घोषित किया गया और उसको मृत्युदंड की घोषणा हुई। मृत्युदंड की घोषणा हुई। अब देखो कि फैक्ट जो हमारे लिए काम का है वो क्या है। हमारे लिए काम का फैक्ट क्या है तो समझो। बात यह है कि चारुदत्त एक ब्राह्मण है और उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, यह कोर्ट का निर्णय है। जबकि इसी समय आप यदि धर्मशास्त्र को पढ़ो, और मैं समझता हूं कि अब आपके दिमाग में धर्मशास्त्र वगैरह शब्द का अर्थ समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई वो किताबें जो विधि की किताब की शैली में लिखी गई है, जिसमें हम धर्मसूत्र और स्मृतियों को रखते हैं। गुप्त काल के दौर में कई स्मृतियां लिखी गई हैं, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति इसी के उदाहरण हैं। और इन धर्म शास्त्रीय ग्रंथों में दृष्टिकोण चूंकि वर्णवादी है, अतः उसमें यह बात कही गई है कि ब्राह्मणों को कठोर शारीरिक सजा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि कोई आरोप यदि ब्राह्मण के विरुद्ध सिद्ध हो जाए तो भी उनके ऊपर कठोर शारीरिक सजा का प्रावधान नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस युग में क्या ब्राह्मणों को कठोर शारीरिक सजा मिलती थी? यदि उत्तर धर्मशास्त्र से खोजोगे तो उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलती थी। लेकिन धर्मशास्त्र की किताबें अनुशंसात्मक हैं, न कि उस युग के राजा की विधि की किताब, न ही उस युग के इतिहास की किताब। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि धर्मशास्त्र तो पूर्वाग्रह पूर्ण अनुशंसा कर रहा है, ब्राह्मण के लिए वो विशेष अधिकार चाह रहा है, इसलिए उसमें कह दिया गया है कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यदि मृच्छकटिकम पढ़ो तो उससे पता चलता है कि चारुदत्त के लिए तो कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। हालांकि जब उसको मृत्युदंड दिया जा रहा था तो अचानक उस स्थल पर बसंत सेना पहुंच गई और उसने कह दिया कि भैया मेरी हत्या में उसको तुम मृत्युदंड दिए जा रहे हो, मैं तो जिंदा हूं और मैं मूर्छित हो गई थी और मेरी मूर्छा का कारण भी ये नहीं है, कोई और है। तो अंततोगत्वा चारुदत्त मरा नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में एक खास बात यह है कि प्राचीन भारतीय साहित्य सुखांत हुआ करता था। यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह आपके किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य जो होता था वो सुखांत होता था। सुखांत का मतलब क्या होता है कि जब साहित्य का अंत होगा तो उसमें जो सत्य का प्रतिनिधि पार्ट कैरेक्टर होगा, सत्य का जो प्रोटेगोनिस्ट होगा, उसकी जीत हो जाएगी। माने जो अच्छा कैरेक्टर होगा, जो हीरो होगा, वो जीत जाएगा। और इस नाटक में सत्य का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कौन है? तो चारुदत्त। हम संपूर्ण साहित्य में एक बात देखेंगे कि सत्य को परेशान दिखाया गया है, लेकिन अंततोगत्वा उसे पराजित नहीं दिखाया गया है। यदि सत्य पराजित हो जाएगा तो सत्य के प्रति लोगों का यकीन टूट जाएगा। आप देखोगे कि महाकाव्य पढ़ो, राम की कथा पढ़ो,
कृष्ण की कथा पर हो, अर्जुन की कथा पर हो, धर्मराज युधिष्ठिर की कथा पर हो, आप शिव जी की कथा पर हो पुराणों में, या फिर आप कालिदास की रचनाओं में, या फिर आप शूद्रक की रचनाओं में जाकर देखो, सभी जगह आपको यह दिखाई देगा कि जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो हीरो है, वो परेशान तो बहुत हुआ है, लेकिन अंत में उसकी जीत हुई है। क्योंकि वो प्रोटेगोनिस्ट यानी मूल चरित्र, वो नायक जो है वह सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। और भारतीय साहित्यकारों के दिमाग को जो एक आदर्श हमेशा अनुप्राणित करता रहा है वो ये है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य को यदि पराजित दिखा दोगे तो दुखांत हो जाएगा, और जब दुखांत हो जाएगा तो सत्य के विजयी होने का, सत्यमेव जयते का बोध ही कमजोर पड़ जाएगा। तो नैतिकता का क्या होगा? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा समाज नैतिक रहे, सत्य के मार्ग पर चले, तो तुम्हें यह यकीन दिलाना पड़ेगा कि सत्य हमेशा विजयी होता है। और सत्य विजयी होता है का जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति तीज त्योहार में भी होगी, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में भी होगी। और साहित्य में जब उसी की अभिव्यक्ति करोगे तो साहित्य का जो अंत होगा वो सुखांत ही होगा। यदि दुखांत हो गया तो सत्यमेव जयते का विचार ही अस्वीकार्य हो जाएगा। समझ गए? तो ये पूरा प्राचीन भारतीय साहित्य का आपको लक्षण नजर आएगा। तो आपको मृच्छकटिकम की कहानी मैंने समझा दिया। इसके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी यदि आप सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि मृच्छकटिकम की रचना किसने किया है और आपको लगता है कि इतने से काम हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को अभी आप देख नहीं रहे हैं। यदि पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये नहीं हो रहा है। चलो अब देखो, विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम की रचना मैं पढ़ा चुका हूं, उधर मैं नहीं जाऊंगा। महाभारत के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि महाभारत की शुरुआत तो मौर्योत्तर काल में हो गई थी जय संहिता के रूप में, लेकिन गुप्त काल तक आते आते वह 1,00,000 श्लोकों वाला महाकाव्य बन जाता है महाभारत के नाम से। महाभारत की कथा कब की है तो सामान्य अनुमान लगाया जाता है कि यह उत्तर वैदिक काल की कथा है। उत्तर वैदिक काल की कथा है तो अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर वैदिक साहित्य की रचना कब हुई थी। तो इसको लेकर मैंने आपको बताया है कि इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है। आज ही मैंने ऋग्वैदिक धर्म के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो अभी अपलोड नहीं हुआ होगा। अपलोड होगा तो मेरे चैनल से आपको पता चल जाएगा। आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनके पास तो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह सकता हूं। आप तय कर लीजिए कैसे आपको वो वीडियो चाहिए, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि वो वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि वो न सिर्फ आपके पीटी के लिए उपयोगी होगा बल्कि मेंस के लिए उपयोगी होगा। संगम साहित्य के आधार पर संगमकालीन समाज, संगमकालीन जीवन पद्धति पर एक क्वेश्चन 2013 के मेंस में कल्चर वाले सेक्शन से पूछा जा चुका है। संगम साहित्य पर आधारित संगमकालीन समाज और जीवन पद्धति पर एक क्वेश्चन आया है, मेंस में आया है, कल्चर वाले साइड से आया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब आगे क्वेश्चन हो सकता है कि वैदिक साहित्य के आधार पर पूछ दिया जाए। और वैदिक साहित्य में भी मैंने जो चर्चा किया है वो सिर्फ ऋग्वेद पर चर्चा किया है, आप उसको देखिएगा। चर्चा थोड़ी गहन है और उस चर्चा को गहन बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आपको पीटी में तो काम आएगा ही, मेंस में भी काम आएगा, और आपका यदि ऑप्शनल है तो भी आपका काम आएगा, और उससे भी आगे वो निबंध में काम आएगा। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोतों में से, महत्वपूर्ण पीठों में से एक पीठ है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति का सबसे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ऊपर वो चर्चा बहुत गहरी है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आपको इधर ले चलूं कि
महाभारत की कहानी हो गई। अमरकोश इसके ऊपर लिखते हैं। अमरकोश, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह, वो स्वर्गीय अमर सिंह नहीं जो समाजवादी पार्टी में पहले हुआ करते थे, वो स्वर्गीय अमर सिंह नहीं। ये अमर सिंह गुप्त काल के हैं जिन्होंने अमरकोश नाम की रचना लिखा है। और उनकी किताब का जो जॉनर है वो क्या है? तो वह है एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। विश्वकोश, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि अपने युग के ज्ञान की, विज्ञान की जितनी भी धाराएं हैं उन सारी धाराओं के बारे में संक्षेप में कोई एक किताब लिख दी जाए। उस किताब को पढ़िएगा तो आपको किसी भी विषय के ऊपर बहुत गहन विश्लेषण नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट्स का कवरेज मिलेगा और आपको उस किताब को पढ़ के उस युग तक के ज्ञान की सभी विधाओं, सभी धाराओं के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय मिल जाएगा। तो जो एनसाइक्लोपीडिया तैयार करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपने युग के ज्ञान की सभी धाराओं के बारे में बता दें। अब तुम कल्पना करके देखो कि यदि किसी ने इस तरह की किताब लिखा तो उसकी किताब को पढ़ोगे तो उस युग का इतिहास लिखने के लिए तुम ज्यादा सक्षम हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि इतिहासकार तो उस युग के ज्ञान की तमाम धाराओं को जानना चाहता है ना। क्या विज्ञान है, क्या गणित है, क्या एग्रीकल्चर है, क्या इंडस्ट्री है, क्या ट्रेड है, क्या राज्य है, क्या प्रशासन है, क्या न्याय है, क्या नीति है, क्या अनीति है। इन सब विषयों के बारे में यदि तुम जानना चाहते हो तो अमरकोश एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, अतः एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैनल का नाम सिंपल, हिस्ट्री बाय रजनीश राज खोजोगे मिल जाएगा अपने आप। हिस्ट्री बाय रजनीश राज खोजोगे मिल जाएगा। चलो अब आगे। कामंदक नीतिसार, कामंदक नीतिसार के बारे में कामंदक नीतिसार के बारे में ये जानो। कामंदक नीतिसार किस विषय पर लिखी गई किताब है? मैंने पीछे भी पढ़ा है आप लोगों को। कामंदक नीतिसार का जो विषय है वह राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था, स्टेट क्राफ्ट। राज्य व्यवस्था ने राज्य का शासन कैसे चले, इस विषय पर लिखी गई पहली किताब तो थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद उसी तरीके की एक किताब है कामंदक नीतिसार। तो इसमें नीतिसार किताब का नाम है, कामंदक उसके लेखक हैं। कामंदक नीतिसार की किताब को पढ़ोगे तो आपको गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में, उसके राज्य का सिद्धांत क्या था, राज्य की संस्थाएं कौन सी थी, प्रशासन का पूरा तंत्र कैसा था, कर की प्रणाली कैसी थी, दंड की प्रणाली कैसी थी, इन सब के बारे में आपको गहरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कामंदक नीतिसार के बारे में क्वेश्चन सीधा आएगा कि कामंदक नीतिसार का विषय क्या था, तो राज्य व्यवस्था, स्टेट क्राफ्ट। इसके बाद आर्यभट्ट और बराहमिहिर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पीछे के क्लास में शायद बताया है, नहीं बताया है तो किसी और क्लास में बताया है, कोई बात नहीं, जान लीजिए। आर्यभट्ट, इनकी किताब का नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय। इनकी खास बात यह है कि ये गणित,
खगोल शास्त्र, इन विषयों के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाई का मान निकाल दिया था। पाई का मान 22/7 के लगभग निकाला था। पृथ्वी की त्रिज्या निकाली थी। इन्होंने कहा था कि चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती। चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती। इन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने ज्योतिष और खगोल शास्त्र को एक दूसरे से अलग कर दिया। खगोल शास्त्र को अलग किया। मैंने पहले ये दोनों ही विज्ञान जो था या दोनों ही ज्ञान जो था वो एक दूसरे के साथ में संयुक्त था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के बीच में सेपरेशन कर दिया। आज भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जिसको एस्ट्रोनॉमी की ठीक ठाक समझ होती है, लेकिन फिर भी ज्योतिष एंड खगोल शास्त्रीय विधाओं का सेपरेशन इन्होंने कर दिया। नीतिशास्त्र किताब अर्थशास्त्र के जैसा है क्या? हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया था पुष्पा जी। ठीक है, ये वाला फैक्ट महत्वपूर्ण है कि पहले मान्यता यह थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा करता है, और अब यह मान्यता हुई कि नहीं भैया, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी परिक्रमा करती है। यानी कि पहले जियोसेंट्रिक विचार हुआ करता था। जियोसेंट्रिक माने भूमि केंद्रित विचार था, और अब सोलर सेंट्रिक विचार आ गया, माने सूर्य केंद्रित विचार आ गया। तो सूर्य केंद्रित विचार एक महत्वपूर्ण विचार है जो आज के विज्ञान की दृष्टि में सत्य है। यह विचार यूरोप में पहली दफा वराहमिहिर ने दिया। वराहमिहिर के इस विचार से उस युग के पादरी लोग नाराज थे। अतः वराहमिहिर के ऊपर उस युग के स्टेट ने पाबंदी लगा दिया और वह अपने जीवन के अंत तक हाउस अरेस्ट में रहा। उसकी किताब प्रकाशित नहीं हो पाई। बाद में एक वैज्ञानिक है ब्रूनो नाम का, उस ब्रूनो ने भी यह कोशिश किया कि हम उसके विज्ञान के प्रचार में योगदान करें, तो उसको जिंदा जला दिया गया। लेकिन आगे चलकर गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक आता है, उसने दूरबीन का आविष्कार कर दिया और उसके माध्यम से दिखा दिया कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है और सूर्य स्थिर है। फिर भी धर्मांध लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा किया, और जब मुकदमा हुआ तो वो अंततः कोर्ट में जेल जाने के डर के मारे यह बोल दिया कि हाँ भैया, मेरा जो दूरबीन है वो झूठ बोलता है और पृथ्वी ही केंद्र में है, सूर्य ही चक्कर लगाता है। हालांकि समय बीतता गया और विज्ञान की बातें स्थापित होती गई, लेकिन आपको यह अंदाजा लगेगा कि यूरोपीय सोसाइटी कितना रिजिड हुआ करता था। वह अपने युग के वैज्ञानिकों को विज्ञान सम्मत बातें कहने की अनुमति बहुत कम देता था। लेकिन प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट हुए जिन्होंने ऐसी बात कही और उनको पूरी इज्जत मिली। उन्हें ऋषि के रूप में ही समाज ने दर्जा दिया, जबकि वो समाज की स्थापित धार्मिक मान्यताओं के विपरीत बात कर रहे थे।
यह इस बात का एग्जाम्पल है कि गुप्तकाल के दौर में लोगों को विचारों की आज़ादी थी और भारत में विचारों की आज़ादी की शुरुआत आपको अति प्राचीन काल से ही मिल जाएगी। अब ऋग्वेद में भी जाओगे तो आपको वहां पर चर्चा मिलेगी, एकम शक्ति विपरा बहुधा वदंती। आपने जैनिज्म भी पढ़ा है तो उसमें अनेकांतवाद का विचार पढ़ा है कि सत्य बहुत जटिल होता है, कोई संपूर्ण सत्य नहीं जानता है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से सत्य को देख रहा है। आप यहां आकर देखो तो आपको यह पता चलेगा कि गुप्त काल के दौर में एक तरफ कर्मकांडीय ब्राह्मण धर्म मौजूद है, दूसरी तरफ उपनिषदों का विचार मौजूद है, तीसरी तरफ शैव और वैष्णव जैसा भक्ति का धर्म खूब फल फूल रहा है, और फिर चौथे तरफ देखो तो बुद्धिज्म और जैनिज्म भी फल फूल रहा है। और राजा की स्थिति ऐसी है कि कुमार गुप्त के बारे में मैंने कल बताया कि कुमार गुप्त का नाम बताता है कि वह शैव है, वास्तव में वह वैष्णव था, और उसने नालंदा में बौद्ध महाविहार यानी कि बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कुछ देर पहले मैंने कहा कि कालिदास अपनी रचनाओं की शुरुआत शिव की आराधना से करते हैं, लेकिन रचनाओं का विषय राम को भी बनाते हैं। वो उस युग की उदारता का परिचायक है। विचारों की आजादी है, हर कोई अपने तरीके से अपने मत को लेकर आगे बढ़ता है। जब आपका युग उदार होता है, जब आपका युग विचारों की आजादी देता है, तभी आपके समाज में कोई आर्यभट्ट पैदा होता है। आर्यभट्ट संयोग से नहीं पैदा हो सकते। आर्यभट्ट आपके समाज में तब पैदा होता है जब आप वैचारिक आजादी को अपने युग की संस्कृति बना लेते हैं। फिर आप ये देखो कि इस युग में एक कहानी ये भी है कि जीरो जीरो के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि सामान्य तौर पर यह मान्यता है कि भाई जो आर्यभट्ट हैं वो जीरो का भी उपयोग करते हैं, वो दशमलव सिस्टम का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में शून्य का आविष्कार पहले ही हो चुका है। आर्यभट्ट शून्य का उपयोग करते हैं, ठीक है। अरे भैया मेरे, मैंने आप लोग को क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि समुद्रगुप्त का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। समुद्रगुप्त ही के बारे में साम्राज्य विस्तार के मुद्दे को लेकर थोड़ी गहराई में जाने की जरूरत थी। उसके बाद के किसी शासक के बारे में गहराई में साम्राज्य विस्तार की पढ़ाई नहीं करनी थी। तो मैंने समुद्रगुप्त के बाद के काल में राजा कौन आए हैं उनको कुछ देर के लिए रोक दिया है। सबसे पहले मैंने आज शुरू किया गुप्त काल के बारे में इतिहास को जानने के लिए स्रोत से। इन स्रोतों को पढ़ाने के वक्त मैंने कहा कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरी बात यह है कि मैंने समुद्रगुप्त के आगे के राजाओं के बारे में अभी नहीं लिखवाया, इसका मतलब नहीं कि आगे नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने कल के क्लास में उन राजाओं के बारे में परिचय दे दिया था। तो मैं समझता हूं कि आप कुछ देर रुककर उसे लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप स्रोतों के बारे में पहले जान लीजिए। स्रोतों के ऊपर चूंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, थोड़ा गहरा पूछा जाता है, तो आप इसको लेकर थोड़ा सकारात्मक रहिए, है ना। चलो 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 आगे बढ़ो। उसके बाद वराह मिहिर, वराह मिहिर, वराह मिहिर में हम क्या देखते हैं कि इन्होंने किताब लिखा है लघु जातक, लघु जातक, बृहद जातक, और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। लघु जातक, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका।
ये क्या थे? तो खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री माने वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री थे यानी कि वैज्ञानिक थे। अब आपको सिर्फ इस किताब के ऊपर फोकस करना है, यहां से क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल पे आ सकता है। पंच सिद्धांतिका क्या है? तो खगोल का विश्व के 5 सिद्धांतों की चर्चा करने वाली पुस्तक। माने एक ऐसी किताब है जिसमें कि 5 सिद्धांत हैं खगोल के। भारत का सिद्धांत है, रोमन सिद्धांत है, पोलिश सिद्धांत है। तो दुनिया में जो खगोल संबंधी उस समय के प्रोमिनेंट आइडियाज थे, उन सब आइडियाज को उन्होंने एक किताब में लिखा, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग उस समय रिजिड नहीं थे, ज्ञान की तमाम विधाओं को लेकर बड़ी सकारात्मक भाव रखते थे। ठीक है। तो वैज्ञानिक साहित्य में बस एक साहित्य और जोड़ दीजिए इसी समय, वो इस दौर में मेडिकल साइंस से संबंधित किताब लिखी गई है, अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय चिकित्सा के विषय पर लिखी गई किताब है। लेखक का नाम है वाग्भट। वाग्भट, वाग्भट ने लिखा है अष्टांग हृदय। कुल मिलाकर हमारी कहानी स्पष्ट हो जाती है कि इस युग के साहित्य के अंतर्गत से लास्ट एक बुक बची हुई है, कामसूत्र। कामसूत्र, कामसूत्रा के बारे में पहले 2-3 बात सुन लीजिए, फिर लिखिएगा। कामसूत्र में क्या बात कही गई है? तो वात्सायन नाम के विद्वान ने कामसूत्र नाम की किताब लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति अपने जीवन को, भौतिक लौकिक जीवन को, इस सांसारिक जीवन को किस तरीके से ज़्यादा सुखद और ज़्यादा श्रृंगारिक बना सकता है, और इसके लिए उन्होंने कई उपाय बताया है। सामान्य तौर पर वेस्टर्न लिटरेचर में कामसूत्र को एक तरह से स्त्री पुरुष के बीच के शारीरिक संबंध की विभिन्न कलाओं से जोड़कर इसे बदनाम साहित्य की तरह पेश कर दिया। यह सच है कि उसमें स्त्री और पुरुष के बीच के शारीरिक संबंधों के बारे में भी काफी विस्तार से बातें बताई गई, लेकिन वो उस साहित्य का एक हिस्सा है, एकमात्र हिस्सा नहीं है। उसमें यह भी बात बताई गई है कि मनुष्य के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए और क्या क्या किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका होम डेकोर कैसा हो सकता है, आपके श्रृंगार कैसा हो सकता है, आप किस प्रकार के सुगंधियों का उपयोग कर सकते हैं, आपकी गाड़ियों की सज्जा क्या हो सकती है। उसमें 62 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला आदि आदि सब कुछ शामिल है। यानी कि भारतीयों के लौकिक और सांसारिक जीवन को भव्य बनाने के ऊपर भी भारतीयों ने उस समय खूब काम किया था। जानबूझकर वेस्टर्न लोगों ने इसे सिर्फ और सिर्फ सेक्स रिलेटेड बुक के रूप में पोर्ट्रे कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि दुनिया को ये मालूम चले कि भारतीयों ने भौतिक जगत की उपलब्धियां भी उस हद तक हासिल कर लिया था जिस हद तक की उपलब्धियां उस समय यूरोप में हासिल नहीं कर पाए थे लोग। क्योंकि
साम्राज्यवादी इतिहासकार ये दिखाने में लगे हुए थे कि भारतीय लोगों ने अतीत के काल में भौतिक जगत की उपलब्धियां हासिल ही नहीं किया था, तो भौतिक जगत की उपलब्धियों के ऊपर इतने डिटेल एंड मेटिकुलस तरीके से लिखी गई किताब को वो दुनिया के सामने नहीं रख सकते थे, छुपाते थे। और उस किताब को तो नहीं छुपा सकते थे, तो किताब के विषय को छुपा लिया और उसके आगे उन्होंने एक ऐसा ट्रेडमार्क लगा दिया कि जिसके बाद लोगों को उस किताब के अंतर्गत उतरने की इच्छा ही नहीं होगी। समझ गए? अब आगे, कामसूत्र का लेखक कौन? वात्सायन, ये तो बात मालूम ही है। वात्सायन की ये किताब किस काल की है? गुप्ता एज की, ये तो मालूम ही है। इससे नगरीय जीवन के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। नगरीय समाज की गहरी जानकारी मिलती है। इसमें भौतिक जीवन को अच्छा बनाने का कई उपाय बताया गया है। इसके अंतर्गत 62 कलाओं की चर्चा की गई है। 62 कलाओं की चर्चा की गई है। इतनी बात हमारी हो गई, तो साहित्य से संबंधित हमारी सारी चर्चा पूरी हो गई। ये उस युग का साहित्यिक स्रोत भी है और उस युग का साहित्य भी है। तो आप गौर करके देखो कि स्रोत पर भी रहे हो, तो आप साहित्य की जानकारी हासिल कर रहे हो। तो इसमें बहुत अच्छी बात यह हुई कि आपका स्रोत भी कंप्लीट हुआ साहित्यिक तरीके का, और साहित्य का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 2 इन 1 का फॉर्मूला हो गया। सही बताया आपने, बुक का नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। अब पता चला, सच्ची बात है यही। चलो, अच्छा, ऑप्शनल वाली बात आज बताऊंगा। रुक जा बेटा, रुक जा, गिव मी सम टाइम। असल में मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं पहले गुप्तकाल के टॉपिक को, इसलिए बीच में नहीं बोलता। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि सर पिछले क्लास में आप समुद्रगुप्त पढ़ा रहे थे, देखो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने आज उस सब टॉपिक को दूसरे नंबर पे रख दिया। आप में से कोई आदमी चाहता होगा कि थोड़ा क्रम में हमको बता देते सारे राजाओं के बारे में, तो बेटा सारे राजाओं के बारे में मैंने कल के क्लास में सुना दिया है, आप उसकी चिंता ना करो। आज चूंकि नया क्लास है तो एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हमने उस जगह पर फोकस करना शुरू किया जहां से कि क्वेश्चन आएगा। कल मैं ये सब नहीं बता सकता था, क्योंकि कल आपको पहले परिचय देना था। परिचय मैंने दे दिया है, और इस तरह की छोटी छोटी चीजों का एडजस्टमेंट तुम्हें कर लेना चाहिए, तुम कर भी सकते हो। और छूटेगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करता हूं तो मैं सारे सब टॉपिक के ऊपर एक दफा जरूर गुजरता हूं कि हाँ देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब सब कुछ हो जाता है तभी मैं टॉपिक समाप्त घोषित करता हूं। सर कामसूत्र बुक अभी भी अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। अब अगला मुद्दा है कि स्रोत के अंतर्गत तुम जानते हो ना कि स्रोत साहित्यिक भी होता है और पुरातात्विक भी होता है। पुरातात्विक स्रोत भी होता है। तो अब हम आपको पुरातात्विक स्रोत क्यों ले चलेंगे? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोतों में क्या बातें आएंगी? नंबर 1, अभिलेख।
मुद्रा, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, स्थापत्य, ये उस युग की प्रमुख पुरातात्विक उस युग के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं जहां से कि आपको इतिहास की कई तरह की जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम अभिलेख से शुरू करते हैं। अभिलेख से शुरू करते हैं। अभिलेख में आपको यहां पर यह समझना है कि पहला राजा श्रीगुप्त था, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। मैंने कल के क्लास में बताया था ना कि इतने ही राजा हैं जिनके बारे में कि आपको थोड़े डिटेल में पढ़ना होता है। श्रीगुप्त के बारे में मैं पहले बता चुका था कि इनकी चर्चा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो गुप्तवंशी है और इसकी जानकारी मिलती है। इनके नाम के साथ में कोई उपलब्धि नहीं जुड़ी हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैंने बता दिया था कि चंद्रगुप्त प्रथम को हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और वहीं से गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। और उनके बारे में ये बताया था कि उनका एक सिक्का मिला है, राजा रानी प्रकार का सिक्का कहलाता है, जिसमें कि ये बताते हैं कि भैया वो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किए थे। ये बड़ी गौरव की बात थी उनकी। ठीक है। अब समुद्रगुप्त की ओर जाओगे तो तुमको पहली दफा कोई अभिलेख उल्लेखनीय नजर आएगा। मैं सारे राजाओं का अभिलेख नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो अभिलेख बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख आपको मैंने कल के क्लास में बताया है और उसी पर मैंने कल के क्लास का पूरा डिटेल पढ़ाया था। वह प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अब अतिरिक्त रूप से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल का क्लास उसके लिए कंप्लीट है, उसको छोड़ दो। अब चल के देखो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ये कब शासन कर रहा था, तो 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त के बारे में भी बता चुका हूं, 335 से 375 ईस्वी के बीच में। तो इस बीच में जब वो 40 वर्षों तक रूल कर रहा था तो इसके शासन के काल से संबंधित हमें दो प्रमुख अभिलेख मिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक अभिलेख मिला है मेहरौली अभिलेख, मेहरौली अभिलेख, और एक अभिलेख मिला है मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख। मेहरौली और मथुरा अभिलेख। तो मेहरौली के बारे में समझिए।
मेहरौली कहाँ है? आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, दिल्ली में। वही तो कुतुब मीनार है। दिल्ली सल्तनत के दौर के आरंभिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसी जगह पे बने हैं, और उसी कैंपस के अंदर हमें एक लौह स्तंभ मिला है। लौह स्तंभ मिला है। लोहे का स्तंभ मिला है। कितनी अद्भुत बात है कि गुप्त काल के दौर में, चौथी पांचवी शताब्दी के दौर के राजा के द्वारा लोहे का एक स्तंभ वहां पर गड़वाया गया है, जो ओपन स्काई में है। वो आज तक सुरक्षित है। जबकि लोहा को यदि तुम ओपन में रख लो तो जल्दी ही जंग लग जाता है और वो खत्म हो जाता है, लेकिन गुप्त काल के लोहे का स्तंभ आज तक सुरक्षित है। शुरुआती दौर में तो हम इस तरीके की कहानी अभी जानते हैं कि भाई उस स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व लोग जानते नहीं थे। लोग के मन में ये एक बात प्रचलित थी कि उस स्तंभ को जो आदमी हाथ को उल्टा करके पकड़ लेगा, उस आदमी के मन की मन्नत पूरी हो जाएगी। और कई लोग जाते थे अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए और उसको उल्टा पकड़ने की कोशिश करते थे। हिंदुस्तान के लोगों की तमाम प्रकार की भावात्मक अभिव्यक्तियों के बावजूद वो खराब नहीं हुआ। लोग वहां जाके सिक्का वक्का फेंकते थे। एक फिल्म में भी इसको दिखाया गया है। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको संरक्षित रखने के ख्याल से उसके अंदर अब घेराबंदी कर दिया है। अब आप दूर से इसका दर्शन कर सकते हैं, नजदीक से जाके छू नहीं सकते हैं। हिंदुस्तानियों की तो आदत होती है ना कि लेट मी टच यू, तो छू कर देखने की एक प्रवृत्ति थी। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि उसके साथ जो आपको अभिलेख मिल रहा है, वो अभिलेख कहता है कि इस अभिलेख को उत्कीर्ण करने वाला राजा का नाम है चंद्र। उस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने वाले राजा का नाम है चंद्र। चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त। और उसमें उसको वाहलिक प्रदेश का विजेता बताया गया है। वाहलिक प्रदेश का विजेता बताया गया है। वाहलिक प्रदेश का विजेता बताया गया है। विजेता बताया गया है। ये मैंने आपको कल के क्लास में बता दिया था। अब उसके आगे बस बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर देखो तो तुमको ये पता चलेगा कि दूसरा जो अभिलेख है मथुरा में मिला है। मथुरा में जो अभिलेख मिला है उसमें वह पाशुपत संप्रदाय के एक आचार्य के बारे में जानकारी दिया है। जानकारी दिया है। सबसे पहली बात जो आपको काम के लायक जानना है वो ये कि पाशुपत संप्रदाय के बारे में ये मान्यता है कि लकुलिश उसके संस्थापक थे। लकुलिश मौर्योत्तर काल में हो चुके थे। गुजरात के कायावरोहन में उनका जन्म हुआ था। दूसरी बात यह जो आपको जानना है वो ये कि लकुलिश संप्रदाय में, या पाशुपत संप्रदाय कहिए, पाशुपत संप्रदाय में लकुलिश के बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें आचार्य हुए। इसमें गुप्त काल में हमें 10वें आचार्य की जानकारी मिलती है जिनका नाम है उदिताचार्य। उदिताचार्य। मैं उदिताचार्य बताने को लेकर थोड़ा डाउटफुल हूं कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ये नाम आपको लिखवा दूं। कारण बता देता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे।
और ये क्वेश्चन आ चुका है कि मथुरा अभिलेख किसका है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो मथुरा अभिलेख जिसमें कि पाशुपत संप्रदाय के एक आचार्य की चर्चा हुई है, वो अभिलेख किसका है। अब अगली संभावना यहां से बनती है कि पाशुपत संप्रदाय के कौन से आचार्य की चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मथुरा अभिलेख में हुई है। इसीलिए मैंने उदिताचार्य का नाम बता दिया। तमाम अभिलेखों में ऐसे तमाम नाम आते हैं, मैं उन नामों की ओर आपको नहीं ले जाता, लेकिन किसी किसी जगह पर गहराई में उतरना है, कहां नहीं उतरना, कहां उतरना, उसका निर्णय मैं करते रहता हूं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का, परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्व का अभिलेख है। इसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का क्या जानकारी मिलती है, पाशुपत संप्रदाय के बारे में, कौन से आचार्य की, तो उदिताचार्य की। दैट्स इट। अब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दो अभिलेख के बारे में बताना था, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़िए। कुमारगुप्त के बारे में क्या आपको जानना है। कुमारगुप्त का अभिलेख, कुमारगुप्त का अभिलेख, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता है सर। होता है बेटा, हो सकता है। और लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, उसको ठीक से समझना है तो उनके प्रश्नों की यात्रा को समझो। यदि आप उनके प्रश्नों की यात्रा को समझ जाओगे तो पीटी के पास करने का आपको एक सीक्रेट मिल जाएगा। यहां पर यदि ये समझ गए कि किसी किसी टॉपिक में क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है तो बेसिक पूछा जाएगा, किसी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो उसके थोड़े नीचे जाएंगे, और किसी टॉपिक से यदि वो 4 5 6 क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो अब उनके पास में या तो उसे रिपीट करने का स्कोप है या तो उसके डीपर जाने का स्कोप है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को डीपर जाने की उम्मीद वहां मानकर चलना चाहिए। अतः आप सारे के सारे अध्यायों में एक ही डिग्री के डेप्थ की तैयारी मत करिए, अन्यथा या तो आप एकदम सतही रह जाइएगा या तो सभी जगहों पर डेप्थ में जाने की कोशिश करिएगा, तो आपसे सिलेबस संभल ही नहीं पाएगा। जो इस ट्रिक को समझ गया वो यूपीएससी को पास कर जाएगा। ठीक। तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का पहला इंफॉर्मेशन यह है कि सबसे ज्यादा अभिलेख इसी का मिला है। सबसे ज्यादा अभिलेख अभिलेख इसी गुप्त राजा का मिला है, इसी गुप्त राजा का मिला है। इसी गुप्त राजा का मिला है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक अभिलेख जो बहुत उल्लेखनीय है, जहां से कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। और एक है कुमारगुप्त का दामोदरपुर अभिलेख। दामोदरपुर अभिलेख। दामोदरपुर अभिलेख। तो ये तो कोई टेक्निकल बात है नहीं समझने में कि किस गुप्त वंशी राजा के अभिलेख सबसे ज्यादा मिले हैं, तो कुमारगुप्त के। मंदसौर अभिलेख से क्या जानकारी मिली है, तो यह कि एक रेशम रेशम का व्यापारी, रेशम का व्यापारी गांव आ गया
और कृषि करने लगा। एवं सूर्य पूजा के लिए दान दिया। दान दिया। आप कहिएगा कि ये कौन सी बात हो गई, इसमें से कौन सा डिटेल है जो आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं भैया इसको। तो बात ये है मित्रों कि मित्रों नाम से डर तो नहीं लगता आपको? इस 8 बजे का पता नहीं कौन सी एक नई घोषणा हो जाएगी हमारे प्रभु के द्वारा। खैर, तो कहानी यह है कि यदि आप मंदसौर अभिलेख के बारे में जानो तो यह है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का अध्ययन यह कहता है कि गुप्त साम्राज्य का जो काल था वह उद्योग और व्यापार के पतन का काल था। उद्योग और व्यापार के पतन का काल था। इसका मतलब क्या है कि उद्योग और व्यापार इस युग में पिछले युगों की तुलना में कमजोर होता जा रहा था। उसका प्रमाण के तौर पर वो मंदसौर अभिलेख को यूज करते हैं। उसके प्रमाण के तौर पर मंदसौर अभिलेख को यूज करते हैं। मंदसौर अभिलेख को बहुत ज्यादा यूज किया गया है बहुत सारे हिस्टोरियंस की ओर से, पर्टिकुलरली वो हिस्टोरियंस जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। अब चूंकि इतिहासकारों ने इसको बार बार फ्रीक्वेंटली यूज किया है तो आपको यह पूछा जा सकता है कि मंदसौर अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है। जानकारी मैंने दे दिया, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा मगजमारी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन जानकारी दे दिया। दामोदरपुर अभिलेख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें गुप्तकालीन जिला प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन जिला प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब देखोगे कि दामोदरपुर बंगाल में है। दामोदरपुर बंगाल में है। बंगाल के एक अभिलेख में यह बताया गया है कि जिला को विषय कहा जाता था। जिला को विषय कहा जाता था और विषय का जो प्रभारी होता था यानी जिलाधिकारी जो होता था उसको विषयपति कहा जाता था। विषयपति कहा जाता था। और विषयपति जो था वो अष्टकुलाधिकरण के सहयोग से शासन चलाता था। अष्टकुलाधिकरण के सहयोग से शासन चलाता था। अष्टकुलाधिकरण का मतलब है कि एक अधिकरण होगा। एक अधिकरण का मतलब हुआ एक ट्रिब्यूनल होगा जिसमें 8 मेंबर्स होंगे। उन 8 मेंबर्स के सहयोग से वो शासन चलाता था। अब आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप 8 मेंबर्स का नाम जानिए। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड।
मतलब उसमें कई लोग थे, प्रथम कायस्थ थे, प्रथम कुलिक थे, प्रथम सार्थवाह थे, बट यू नीड नॉट टू नो द नेम्स। तो आपको ये जानना है कि आप यदि ये समझ जाते हैं कि अष्टकुलाधिकरण का मतलब क्या है, 8 सदस्यों का एक अधिकरण जो सहयोग देता था विषयपति को शासन चलाने के लिए, इसकी जानकारी मैंने जिला प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है कहां से, तो दामोदरपुर अभिलेख से। किसका अभिलेख है? कुमारगुप्त का। इसके बाद तब आपको कौन राजा मिलेगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है। बेटा आज भी मैं ऑप्शनल के बारे में नहीं बता सका और आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ जाइए, आप लोग दुखी ना होइए। बात असल ये है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को बीच में छोड़कर मैं यदि ऑप्शनल के बारे में बताने लगूंगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को शिकायत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनका कि हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होगा। मैं आपको ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा। मेरी बात समझ लीजिए कि जैसे ही गुप्त काल का टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आपको ऑप्शनल के बारे में बता दूंगा। गुप्त काल का टॉपिक तो आज भी कंप्लीट नहीं ही होगा। आप समय देख रहे हो बीत चुका है, ऑलरेडी समय बीत चुका है और टॉपिक अभी बीच में है। अभिलेख वाला टॉपिक मैं अभी कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद का हिस्सा कल करेंगे। कल तो आपको यकीन ही है कि गुप्त काल का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके ठीक बाद मैं आपको निश्चित तौर पर ऑप्शनल के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है। समुद्रगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है जिसमें हुनों के हमले की जानकारी मिलती है। हुनों के हमले की जानकारी मिलती है जिसमें यह बताया गया है कि हुन ने हमला किया। हुन कौन थे? तो मध्य एशिया से आए हुए विदेशी, मध्य एशिया से आए हुए विदेशी थे। उन्होंने हमला किया था, उस हमले को इसने निरस्त कर दिया था, मैंने उसे पराजित कर दिया था। और उसके बाद फिर दूसरा जो फैक्ट है बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंने कल भी बताया है, वो ये कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें कि यह जानकारी मिली है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। अभिलेखों की दृष्टि से यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आपको यह बताऊं कि जब मैं कल के क्लास में आऊंगा तो कल के क्लास में मुद्रा, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य ये बताऊंगा। फिर उसका प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का मुद्दा आएगा। और जब हम ये सब पहलू देख लेंगे तो संस्कृति अपने आप कंप्लीट हो जाती होगी। इसलिए आज का क्लास अब यहीं रोकता हूं। आप सब लोगों को नमस्कार।